जापानीज में बोला था क्या? आती है मुझे जापानीज। आरिगातो गोजाइमास। अच्छा, तुम लोगों का जापानीज है क्या? ये जो लैंग्वेज है, एक्स्ट्रा प्रेफरेंस क्या है? जापानीज किसका है? तेरे को कैसे आ रही है? एनिमल, एनिमेटेड। अच्छा, ये डोरेमोन वगैरह का भी तो इन्वेंशन इधर ही हुआ है ना, जापान में। वो भी जापानीज कार्टून ही है। कार्टून ही है ना, एनिमेशन। मैं डोरेमोन की बात कर रही हूँ। डोरेमोन जापान से ये हुआ है ना। तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? ये क्या गड़बड़ है बाबा? हम्म, सबने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया? सबने? जयेश रीड करके बताओ आंसर। दो चार आंसर मैं लूंगी। कहाँ गए थे तुम लोग? हाँ बोलो। फिर से पढ़ो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 होगा 1930, उसके बाद पढ़ो। क्या हुआ रे बेटा? कोई जोक हुआ? हाँ, क्या हुआ हंसने को? बोल रहे। पढ़। हम्म। ओके। ओके, प्रसाद किधर गया रे? नहीं आया। ओके। सबने एक ऐसा ही आंसर लिखा है। सबका आंसर उसके साथ मैच हो रहा है। सेक्शन 24 का प्रोविजन लिखा। फैक्ट ऑफ द केस तो सबके अलग रहेंगे, बिकॉज सबका इंग्लिश अलग होगा, राइट? एंड देन कंक्लूजन। कैन मिस्टर जोशी क्लेम मोटर कार बैक फ्रॉम द प्रीति? ही कैन नॉट। ही कैन जस्ट क्लेम फॉर द प्राइस मनी, दैट्स इट। ये आपका आना चाहिए। ओके okay? तो प्रीति कैन जस्ट आस्क फॉर प्राइस, नॉट फॉर द मोटर कार। हाँ, मैंने उल्टा बोला। अच्छा, सॉरी, माफ कर दो। चलो। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, एक डाउट आया। मैंने सोचा सबको ही बता देती हूँ, अगर किसी को डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। रिजर्व करना मतलब क्या? अपने पास बचा के रखना। वैसे हमारा जनरल रूल क्या है? हमारा जनरल रूल ऐसा है कि as soon as goods are delivered to the carrier, it is considered that किसको चले गए हैं गुड्स? बायर को चले गए हैं। As soon as goods are delivered to the carrier, it is assumed as if goods are handed over to the buyer. That is our rule. That is our basic rule. अभी उसमें बट अगर कैरियर के टाइम पे, डिलीवर करते टाइम पे अगर सेलर का पैसा नहीं आया हो, बायर ने सेलर को रिक्वेस्ट किया कि पहले क्या करो आप, गुड्स डिलीवर्ड कर दो, फिर हम पैसा दे देता हूँ। तो सेलर को क्या हो गया? डाउट हो गया। सेलर बोला ये पैसा देगा नहीं देगा, मेरे को तो पूरा डाउट है, रिस्की मामला है। तो सेलर ने क्या किया? राइट ऑफ रिजर्वेशन, राइट ऑफ
डिस्पोज, राइट ऑफ डिस्पोजल क्या करके रखा, रिजर्व करके रखा। ये राइट के तहत क्या होता है, ये जो गुड्स है सेलर के डायरेक्शन पे आइदर बायर को दिए जाएंगे, आइदर डिस्पोज ऑफ किए जाएंगे, या रिटर्न लेके आ सकते हैं। तो जो भी गुड्स के साथ होने वाला है अनटिल एंड अनलेस इट इज हैंडेड ओवर टू द बायर, उसका डिसीजन कौन लेने वाला है, डिसीजन विल बी टेकन बाय द सेलर। या कभी कभी सेलर ऐसा भी हो सकता है, बोल सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज सेलर ने ड्रॉ करके दिया और सेलर क्या बोल रहा है उसके कैरियर एजेंट को, जाइए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कर तू अपने बायर को दे देना, कस्टमर को दे देना, और जैसे ही वो बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन करे फिर ही उसके यहाँ पे क्या करना, गोडाउन में माल का, गुड्स का डिलीवरी कर देना या गुड्स लोड अनलोड कर देना। सो ये क्या है, अल्टीमेट कंडीशन है। दैट मीन्स सेलर हैज केप्ट द राइट ऑफ डिस्पोजल विथ हिम। राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब होता है कि गुड्स के साथ क्या करना है, वो डिसीजन मेकिंग अभी किसके पास है, सेलर के पास है। मतलब अभी मतलब कौन से ड्यूरेशन में, जब वो गुड्स सेलर के पास से, यहाँ पे एक सेलर खड़ा है, इमेजिन मैं सेलर हूं और वो कर्टन मतलब बायर है, तो यहां से वहां तक जाएंगे 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 गुड्स, रास्ते में गुड्स के साथ जो भी होने वाला है उसका डिसीजन अगर मैंने रखा मेरे पास रिजर्व, तो इसका मतलब हुआ सेलर हैज केप्ट द राइट ऑफ डिस्पोजल विथ हिम। क्या करना है, गाड़ी रिटर्न करना है, उसको देना है या फिर किसी और बायर को देना है गुड्स, ये सारा डिसीजन कौन लेने वाला है, सेलर लेने वाला है। हमारा रूल क्या है कि हु कैन ट्रांसफर टाइटल, एब्सोल्यूट ओनर, जो एब्सोल्यूट ओनर होता है उसके अलावा कोई भी पर्सन टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता है। अगर आप कोई गुड्स आपको बिलोंग करते हैं तभी जाके आप उसको बेच पाओगे, अदरवाइज आप बेच नहीं सकते हो। बट कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं जहां पे गुड्स का ओनर ना होने के बावजूद भी वो गुड्स को आगे सेल कर सकता है, एंड इन दैट केस बायर विल गेट वैलिड टाइटल, वो ओनर ना होने के बाद भी। सबसे पहला आता है एक्सेप्शन मर्केंटाइल एजेंट। अगर एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई गुड्स को सेल करे, कंसाइन करे, बाय करे, रिटर्न करे, स्टॉक करे, तो क्या बायर को वैलिड टाइटल मिलेगा, हाँ मिलेगा। या फिर कोई जॉइंट ओनर्स, एक से ज्यादा ओनर है वो गुड्स के, प्रॉपर्टी के, 2 3 4 लोग ओनर है, चारों में से किसी एक ने भी, बट विथ कंसेंट ऑफ अदर एंड विद द गुड फेथ, तो ये दो चीजें अगर पूरी होती है। एक 5 मिनट के लिए एक्सक्यूज मी, तुम लोग तब तक रीड करो, ओके। अगर कोई गुड्स का ओनर है तो वो क्या कर सकता है, गुड्स का वैलिड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। क्या मुश्किल है, हेलो। एक्सेप्शन इज मर्केंटाइल एजेंट और जॉइंट ओनर, और कौन है एक्सेप्शन, जो वैलिड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। अगर किसी के पास वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के पोजीशन में गुड्स हो एंड अनदर पार्टी दैट इज अग्रीव्ड पार्टी बिफोर अवॉर्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट, क्या वो पर्सन गुड्स को क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। और अगर सेल किया तो कस्टमर को वैलिड टाइटल मिलेगा, डेफिनेटली कस्टमर विल गेट वैलिड टाइटल। और हमने देखा था अनपेड सेलर, अनपेड सेलर मतलब कोई ऐसा सेलर है जिसको हमने अभी तक पैसा दिया नहीं है, एंड इफ द सेलर इज अनपेड, पैसा देने का वेट करेगा, क्या कुछ टाइम बाद वो गुड्स को सेल कर देगा, यस, ही विल रीसेल द गुड्स, ही विल सेल द गुड्स एंड
बायर विल गेट वैलिड टाइटल. या सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ एनी अदर एक्ट. एनी अदर एक्ट मतलब कोई पर्सन क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया. इंसॉल्वेंट होने के बाद क्या ऑफिशियल लिक्विडेटर उसके घर पे आएंगे और उनको क्या वो गुड्स सेल करने का राइट होता है. सारे गुड्स पे कब्जा कर लेंगे क्योंकि अब तो ये इंसॉल्वेंट हो गया, पैसे तो है नहीं इसके पास. घर पे आके जितना भी गुड्स है, प्रॉपर्टी है, सब पे कब्जा कर लेंगे एंड देन दे विल रीसेल द गुड्स. अगर ऑफिशियल असाइनी क्या रियल ओनर होता है क्या गुड्स का? He is not the real owner of the goods, but can he resell the goods to buyer and buyer will get a valid title. या फिर सेल बाय प्लेजी है. प्लेज का ट्रांजैक्शन मतलब क्या, हमने क्या किया, गिरवी रखा, जैसे कि सिक्योरिटी, गोल्ड गिरवी रख दिया. कोई एक मनी लेंडर के पास गोल्ड गिरवी रख दिया और उससे क्या किया, पैसा लिया. उससे पैसा लिया और हम क्या कर, हम उसका पैसा चुकता नहीं कर पाए. अगर हम पैसा चुकता नहीं कर पाए, मनी वापस नहीं दे पाए, तो क्या अपना सोना रिडीम करवा के मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा क्योंकि हमने पैसों के बदले गोल्ड गिरवी रखा था, ऐसा तो होगा नहीं. तो फिर वो केस में क्या प्लेजी के पास स्पेशल प्रॉपर्टी, अंडर स्पेशल प्रॉपर्टी वाला राइट आ जाता है कि वो प्रॉपर्टी को क्या करे, सेल करे. वैसे तो वो ओनर है नहीं, एब्सोल्यूट ओनर तो नहीं है, बट क्या स्पेशल राइट्स आ गए उसके पास? यस, he have some special rights and under this right he can sell the property. याद है जनरल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी. जनरल प्रॉपर्टी मतलब एनी पर्सन इज द एब्सोल्यूट ओनर. स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब एनी पर्सन इज नॉट एब्सोल्यूट ओनर, बट आइदर आपका सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन हो, प्लेज का हो, बेलमेंट का हो, वो ट्रांजैक्शन के अंडर गुड्स वो पर्सन के पास आए हैं एंड नाउ ड्यू टू सम रीजन अनदर पार्टी कैन नॉट रिडीम द गुड्स, पैसा नहीं दे पा रही है, तो क्या उस पे कुछ स्पेशल राइट्स आ जाएंगे? यस, वो स्पेशल राइट्स का आना मतलब ही क्या हो जाना, वो प्रॉपर्टी स्पेशल में कन्वर्ट हो जाना. बाय इस्टॉपल. इस्टॉपल का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट, होल्डिंग आउट. उससे कैसे टाइटल ट्रांसफर होगा? जैसे एक शॉप है, ठीक है, शॉप का ओनर है जेठालाल. जेठालाल शॉप का ओनर है और उसके यहाँ पे कौन काम करता है, जेठालाल के यहाँ पे नट्टू काका और अपना बागा. ये दो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं. तो ये ड्यू टू सम रीजन छुट्टी पे चले गए थे, थोड़ा एक एक दिन के लिए छुट्टी पे चले गए थे दोनों. अभी जेठालाल अकेला बैठा था, मस्त जेठालाल बैठा था. गौरव बोल रहा है बावरी से मिलने गए थे. अभी बागा बावरी से मिलने गया ये समझ सकती हूँ, बट नट्टू काका भी दोनों गए थे कुछ काम से, ऑफिस के काम के लिए, दुकान के काम के लिए छुट्टी ली थी, तो दोनों काम से गए थे. अभी ये अपना जो प्रसाद है वो आया नहीं, ठीक है. प्रसाद क्या है, जेठालाल का दोस्त है, अच्छा अच्छा दोस्त है. तो प्रसाद ऐसे ही गया जेठालाल को मिलने, बोले बहुत दिन हो गए मिल के आते हैं. और जेठालाल बैठा था अपने गल्ले पे बैठा था और प्रसाद गया, प्रसाद खड़ा था वहां पे, काउंटर के वहां पे खड़ा था. तो कस्टमर ने एक फोन का डिमांड किया, कोई बोला एक सैमसंग का कोई मेरे को पर्टिकुलर मॉडल चाहिए. तो प्रसाद ने क्या किया, प्रसाद ने ऐसा दिखाया एज इफ वो कौन है, वो दुकान का केयर टेकर है या दुकान पे काम करने वाला कोई पर्सन है. तो प्रसाद ने क्या किया, वो जो ब्रांड का फोन बोला था उसने बराबर वो ब्रांड का फोन निकाल के उसको दे दिया. फोन के फीचर्स समझाए, प्राइस समझाई, डिस्काउंट वगैरह सब दे दिया. यहाँ पे जेठालाल बैठा है, सिर्फ देख रहा है वो प्रसाद के पास, सिर्फ देख रहा है कि ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है. इसने कुछ नहीं बोला, जेठालाल ने वो जो भी कर रहा है उसके लिए अपोज नहीं किया, वो बस देख रहा है. एंड प्रसाद क्या कर रहा है, सामने वाले को ऐसा दिखा रहा है एज इफ वो कौन है, ये दुकान में काम करने वाला एक पर्सन है या फिर मे बी जेठालाल का पार्टनर हो, ऐसा वो क्या कर रहा है, दिखा रहा है. तो ये केस में जो बाय करने वाला बायर है, क्या उसको गुड टाइटल मिलेगा? ही विल गेट वैलिड टाइटल बिकॉज बाय होल्डिंग आउट, बाय स्टॉपल, ये जो ओनर, ये जो एजेंट है प्रसाद है, इसने क्या दिखाया एज इफ वो कौन है, वो ओनर है या फिर ओनर का पार्टनर है. सो बायर विल गेट गुड टाइटल, ट्रांसफरी विल गेट गुड टाइटल. यहाँ पे अगर सेलर ने डिनाई कर दिया होता तो, जेठालाल ने डिनाई कर दिया होता तो
वो ट्रांजैक्शन वहां पे वॉइड होता। यहाँ पे जेठालाल देख रहा है, मस्त मजे देख रहा है, बट उसने कुछ नहीं बोला। तो अल्टीमेटली ऐसा माना जाएगा कि इसने किसके कंसेंट से सेल किया है, जेठालाल के कंसेंट से सेल किया है। दैट प्रसाद विल बी कंसिडर एज एजेंट ऑफ जेठालाल। कंसेंट नहीं रहता तो बोलना चाहिए था ना जेठालाल ने। जेठालाल रिमेन साइलेंट, उधर बैठा ही नहीं रहता, तो वो चोरी टाइप ही हो जाता ना। और लेके किसको दिए? इफ जेठालाल ratify the transaction or accept the transaction then no problem, बट अगर लेट से 50,000 का फोन है और उसने 50,000 में सेल किया, तो जेठालाल को शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट अगर उसने 50,000 का फोन है और कोइंसिडेंटली वहां पे प्रीति आ गई, जैसे कल प्रसाद बोल रहा था आपको मोटर कार चाहिए तो मोटर कार देंगे, आपको गाड़ी चाहिए गाड़ी देंगे, पैसा चाहिए पैसा देंगे। तो वो एज अ कस्टमर प्रीति आ गई और प्रीति प्रसाद से बातें करने लगी मीठी मीठी, ये पिघल गया। बोले आपको फोन चाहिए फोन देंगे, दिल चाहिए दिल देंगे। 50,000 में चाहिए 50,000 में देंगे, 25 में चाहिए 25 में देंगे। तो अगर बिना वहां जेठालाल के हुए, मतलब जेठालाल नहीं है वहां पे, और ये प्रसाद ने कुछ तो कांड कर दिया, इधर उधर गया थोड़ी टाइम के लिए जेठालाल, उसने 50 का फोन 25 में दिया, तो यहाँ पे जेठालाल को ऑफकोर्स एक्सेप्ट नहीं होगा ये ट्रांजैक्शन। देन दैट ट्रांजैक्शन वुड बी कंसिडर एज वॉइडेबल, वॉइडेबल बाय द साइड ऑफ जेठालाल। क्या जेठालाल बचे हुए पैसे रिकवर करेगा? बट क्या सामने वाली प्रीति को वैलिड टाइटल मिलेगा? शी विल गेट वैलिड टाइटल, क्योंकि उसने गुड फेथ में खरीदा है। प्रीति को कुछ पता नहीं है ये कौन है क्या है, उसको लग रहा है यही ओनर है। Sell by buyer obtaining possession before the property in goods has based in him, ये voidable और void कॉन्ट्रैक्ट का है। अल्टीमेटली voidable कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर बायर ने, मतलब अपना कौन, गुंडू भाई ने बिफोर आजोबा could avoid the contract, he has already sold the goods to the थर्ड पार्टी। सो क्या थर्ड पार्टी को वैलिड टाइटल मिलेगा? यस, थर्ड पार्टी विल गेट वैलिड टाइटल। बिफोर आजोबा कुड डू समथिंग, गुंडू भाई ने सेल कर दिया। So these are some exception, and in this exceptional case, any other person who is buying will get a valid title, unless otherwise valid title तभी मिलेगा जब कौन सेल करेगा? Absolute owner सेल करेगा। Nemo dat quid non habet का मतलब होता है no one can give what he does not have। अभी अगर ऐसा होता तो मेरे पार्किंग में जितने भी गाड़ियां मैं सारी बेच देती थी ना। अभी मेरे पार्किंग में लेट से 4 गाड़ियां हैं जो जो कि मेरी है, ओनरशिप मेरा है, तो क्या मैं सिर्फ वही 4 गाड़ियां सेल कर सकती हूँ? मेरी मर्जी है, सेल कर सकती हूँ। बट अगर ये वाला हम लोग प्रोविजन फॉलो नहीं करते तो पूरी की पूरी पार्किंग में की गाड़ियां ही सेल करके मैं अमीर आदमी बन जाती थी, है ना, अमीर औरत बन जाती थी। समझा क्या मुझे क्या बोलना है? हाँ, चलो एक्सेप्शंस लिखना बाकी है, बाकी तो लिख लिया। ये लिखा क्या आपने? नेमो डैट क्विड नॉन हैबिट। ओके, वो लाइन याद रखना है, दैट इज द लैटिन मैक्सिम। जैसे आपका क्विड प्रो क्यू है, वैसे ही नेमो डैट क्विड नॉन हैबिट, याद रखो ना। साहिल किसके ख्यालों में खो गया तू? नहीं ना? लिखो एक्सेप्शन, मैंने जो हाईलाइट किया है वो लिखना चालू कर दो, पट 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 पट। जितना ऐसा मैक्सिमम जूमेबल है, मैं उतना मैं जूम कर सकती हूँ, उससे ज्यादा फिर एक एक वर्ड जूम करना पड़ेगा मुझे। ऐसा आधा आधा लिखोगे क्या? ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर के एक दो लाइन लिखे थे क्या? उसके बाद डायरेक्टली एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस ऐसा लिखो स्पेसिफिकली। सो इन द फॉलोइंग केस नॉन ओनर कैन कन्वे बेटर टाइटल टू अ बोनाफाइड परचेसर। बड़बड़ लिख, सबको डिस्टर्ब करता रहता है।
और मैंने जगह बदलाई थी ना, इधर बैठ रहा था साहिल, वापस इधर बैठने लग गया। और किसकी जगह बदलाई थी? कोई नहीं है, इतने लोग कौन दिख रहे नहीं है क्या? ऐसा है कि अपने इधर लड़का लड़की अलग बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कार्तिक किधर था तू इतने दिन गायब? कल नहीं था सिर्फ? परसों? कल का मिस कर दिया। यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड न्यू यूनिट। बोनाफाइड परचेसर, परचेसर मतलब जेन्युइन होता है, जेन्युइन परचेसर, रियल। डन। डिक्टेट करूं क्या? लाइट वन का क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे, तो वो बाद में जब मैं स्विच ऑन लाइट करती हूँ, तभी वो वैसा थोड़े दिन, वो थोड़े टाइम पे रिफ्लेक्ट रहता है, बाद में फिर मैं दिखती ही नहीं हूँ। ऐसा हो रहा है। कल का लेक्चर किसने देखा रिकॉर्डेड? उसको समझ सकता है। कल का परसों का, जब भी मैं लाइट बंद करती हूँ, बाद में लाइट्स ऑन करने के बाद वो ब्लैक रहता है, स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो जाता है कैमरा पे, पता नहीं क्यों। ये जो लॉट बैठा है ना, फोर्थ बेंच थर्ड बेंच के पीछे, ये मुझे पूरा लॉट इधर नहीं चाहिए हाँ? आधे लोग इधर और आधे लोग इधर। इधर कौन बैठेगा खुद वॉलेंट्री बोल दो, नहीं तो फिर मैं डिसाइड करूंगी। इधर कौन शिफ्ट होगा वॉलेंट्री बोल दो। हर एक बेंच का एक एक जन इधर शिफ्ट होगा। एक एक ही? फिर क्या दो दो क्या? तेरा भूषण, हाँ, भूषण तू इधर शिफ्ट हो। शान बैठा है, तू फिर भी इधर शिफ्ट हो। हाँ गौरव तू जा। और भूषण एकदम सरक ये कोने में। उधर देख वो रंजना के पीछे बैठ के, इधर कितनी जगह है। बाजू में भी बैठ सकता है, ऐसी कोई मना ही नहीं है। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं बाबा। हाँ, इधर साहिल। हाँ बैठ जा। साहिल उसके पीछे वाले बेंच पे शिफ्ट हो जा। नहीं तो इधर है देख सिया, उधर भी जगह है, इधर उधर किधर भी जगह है, बैठ जा जा। तू एकदम, हाँ तुम लोग ऐसे जगह रखो। तू सिर्फ अकेला बैठा है क्या हर्ष? तुम दोनों, तू इधर जा एकदम कोने में। तू भी उसके साथ क्यों चिपक रहा है? तू सरक इधर। अथर्व तेरे बीच में और जयेश के बीच में कौन है? सरक इधर फिर। सरक इधर। हाँ। शांति रखो। सीए तो इधर फर्स्ट बेंच पे है। तो लिख के हो गया तो बड़बड़ क्या तुम दोनों? हाँ चलो पॉइंट नंबर टू। नहीं हुआ? लिख लिया क्या? मैं डिक्टेट ही करती हूँ सीधा, है ना? पॉइंट नंबर टू से डिक्टेट करती हूँ। मतलब तुम लोग मुंडी ऊपर नीचे बार बार नहीं करोगे। ना दूर बिठाए फिर भी वाक वाक की बात करना रहता है।
तुम डिसाइड करो, लॉ के लेक्चर में एक दूसरे का मुंह नहीं देखना है, एक दूसरे से बात ही नहीं करना है, बात ही नहीं करना है। ऐसे डिसाइड कर लो, मैं ये 2 घंटे, दिन के 2 घंटे मेरे फ्रेंड्स के साथ बात नहीं करूंगा। क्या होता है देखते हैं, कुछ नहीं होगा, नॉर्मल लाइफ रहेगी आपकी। लिखो नंबर 2, सेल बाय जॉइंट ओनर्स। रहने दे, मैं डिक्टेट कर रही हूँ सोमेश। सेल बाय जॉइंट ओनर्स। नंबर 2, सेल बाय जॉइंट ओनर्स। सी, मर्केंटाइल एजेंट का सेक्शन लिखा 27? नहीं लिखा। अच्छा, मर्केंटाइल एजेंट का सेक्शन लिख लो और उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। 27, इतने सारे है ही नहीं, 4-5 याद करना है। सेल ऑन अप्रूवल का क्या है? 24। मर्केंटाइल एजेंट का 27। सेल बाय जॉइंट ओनर्स लिखा, सेक्शन इसका मत लिखो। अब लिखो, इफ वन ऑफ द जॉइंट ओनर, one of the joint owner with permission of other co-owners, with permission of other co-owners, if one of the, if one of the joint owners, comma, with permission of other co-owners, trans, अदर को ओनर का कंसेंट लगेगा कि मैं ये गुड सेल करूं क्या या ना करूं, और अगर अदर को ओनर ने परमिशन नहीं दिया तो जिम्मेदारी फिर अकेले की। इफ वन ऑफ द जॉइंट को ओनर्स विथ अदर, विथ परमिशन ऑफ, परमिशन मतलब कंसेंट, विथ परमिशन ऑफ अदर को ओनर्स, ट्रांसफर द गुड्स, ट्रांसफर द गुड्स टू एनी पर्सन, ट्रांसफर द गुड्स टू एनी पर्सन who buys them, who buys them, BUIS, who buys them in good faith will get a better title, will get a valid title। लिखो, better नहीं, will get a valid title। लिख देते हैं क्या? सेक्शन लिख दो चलो इसका 28। नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगा, नहीं, टाइटल तो मिलेगा, टाइटल तो मिलेगा सामने वाले पर्सन को क्योंकि उसने गुड फेथ में बाय किया है, बट लाइबिलिटी किसका रहेगा? सिर्फ अकेले का। ऐसा माना जाएगा एक सिंगल पर्सन ने सेल किया है, ना कि जॉइंट ओनर्स ने। सेल हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ तो अभी बाकी को ओनर्स ने उसके एक्टिविटी को रेटिफाई कर दिया, रेटिफाई करना मतलब एक्सेप्टेंस दे दिया, तो ठीक है, फिर ऐसा मानेंगे कि सबने किया। बट अगर बाकी को ओनर्स ने रिजेक्शन दिया, रिजेक्ट किया कि तू तेरा देख लेना, तू तेरा देख लेना, तो वो केस में क्या होगा फिर? प्रॉफिट हुआ तो अकेले का, लॉस हुआ तो अकेले का। ऐसा माना जाएगा कि अकेले इंडिविजुअल ने क्या किया है? गुड सेल किया है टू द बायर। फिर नहीं कर सकते क्योंकि रीजनेबल टाइम हैज बीन एक्सपायर्ड। क्या हो रहा है? क्या हुआ ऋतुजा? डिस्कशन, विचार, पूछ। हाँ, गुड फेथ में लिया है कैसे मालूम पड़ेगा? गुड फेथ में लेने का मतलब है कि बायर ने कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से बाय नहीं किया हो, फ्रॉड करने का पीछे इंटेंशन नहीं हो, प्लेन पैसा देकर बाय किया है, चेक देकर बाय किया है, ऐसा, दैट मीन्स गुड फेथ। या गुड फेथ का और एक मतलब होता है कि अगर मैं सेलर से गुड्स बाय कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गुड्स किसको बिलोंग करते हैं? सेलर को बाय करते हैं, तो मैंने बाय कर लिया, मतलब गुड फेथ, मैंने उस पर विश्वास रख के बाय किया। अभी सेलर ने अगर वो चुरा के माल लाया है, मेरे को थोड़ी पता ये चोरी का माल है, मैंने तो सेलर पे भरोसा रख के बाय किया कि सेलर खुद ही ओनर है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि बाबा मैंने गुड फेथ में बाय किया, जो सेल कर रहा है उस पर फेथ रखकर बाय किया,
एज इफ वो कौन कौन है, एब्सोल्यूट ओनर है। जॉइंट ओनर के केस में सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर वो विद कंसेंट ऑफ जॉइंट ओनर्स है। एंड इफ इट इज, इफ किसी जॉइंट ओनर ने खुद ही सेल कर लिया परस्पर, मतलब कंसेंट नहीं लिया बाकी ओनर्स का, एंड दे आर नॉट ओके विद द ट्रांजैक्शन, देन फिर प्रॉफिट हो लॉस हो, किसका? अकेले का। क्योंकि जिसके नाम पे रजिस्टर है उसको पकड़ते हैं, हाँ ऑफ कोर्स। चोरी का माल है ऐसा, मत तुम्हारे एग्जैक्टली वो बोल रहा है तुम्हारे रिस्क पे लो। जहाँ पे वो 26,000 का एक एयरपॉड अगर वो तुमको 5,000 में देने के लिए तैयार है, तो वो तो रिस्क क्यों उठाएगा ना, उसको तो 5,000 से मतलब है। एग्जैक्टली, देन आई विल, मतलब मैं ही फंसूंगी ना पूरी की पूरी। इसके लिए नहीं लिया। अरे नहीं, मतलब मैं अच्छा खासा कमा लेती हूँ वैसे। मेरे मेरे को ऐसी जरूरत नहीं है। अरे बट क्या होता था सी, रिस्क पूरा उठाऊ ना मैं, इतना रिस्क क्यों उठाऊ मैं 2 बैचेस ज्यादा लेके कमा लूंगी। क्या? सी, अगर वो एयरपोर्ट में बाय कर लू, रिस्क मेरे पास आ गई क्योंकि उसने बोला हाथ खड़े कर दिए, रिस्क तुम्हारा है, ले लो जो करना है करो। अभी अगर वो एयरपोर्ट मैंने किसी को दिया, तो मैं रिस्क मेरे पास थोड़ी रखूंगी, उसके पास ही ट्रांसफर करूंगी। वो उसने बाय करना चाहिए ना बाबा उतना रिस्क लेकर। 23 में, 24 का 23 में चोरी का माल लोगे? कभी नहीं। झूठा नाम डाल के। पर डॉक्यूमेंट, फिर भी बायर का रिस्क होगा बिकॉज रिस्क ट्रांसफर विद द ओनरशिप। एंड अगर हम बायर है तो हम भी पागल थोड़ी है, मतलब देयर इज अ कैविएट टेम्पटर ना, लेट द बायर बी अवेयर। वी शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट वी आर बाइंग। क्या एक्सपायर प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्या बिना डॉक्यूमेंटेशन वाला प्रोडक्ट ले रहे हैं, अपन को भी पता होना चाहिए, नहीं तो अपन ही फंसेंगे ना। चलो, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अगर लॉस होता तो, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, वी शुड थिंक अपॉन बोथ द साइड्स। सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं देखना चाहिए। वो नाम नहीं बोल रहा है, वो कुछ ही वॉज नॉट रेडी टू रिवील हिज आइडेंटिटी, और उसने कुछ नाम बोला भी, तो भी वो क्या खरा थोड़ी होगा। रहेगा, मैं एड्रेस देती। कार वार मस्त, कार वार अच्छी लेके जाओ, वहां पे रुका हो चाय पानी के लिए। हाँ। तो अच्छे मस्त चाय पानी के लिए रुको, आएगा कोई ना कोई तुम्हें पूछने आएगा। एक दो लोग थे, मतलब वो उनका ही टीम था, उनका ही टीम था वो, चोरी वोरी करने वाले लोग, जाने दो। अभी आपको उसके मतलब ये नहीं पता है कि बाबा डिसएडवांटेजेस नहीं पता है, इसके लिए आपको ऐसा सब अच्छा अच्छा लग रहा है।
जैसे डिसएडवांटेजेस पता चलेंगे और इन केस गलती से भी तुम लोग फंस गए तो आपको लगेगा कि कहाँ से झंझट किया, ऐसा है। चलो नेक्स्ट लिखो नंबर 3, सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। रंजना बोल रही होगी ये क्या बातें चल रही है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही है ना? उसको स्टोरी नहीं पता है, बिहाइंड द सीन उसको बता देना। गौरव बैठा है ना उसके बाजू में, उसको पूरा अपडेट मिल जाएगा पिछले 15 दिनों का। सेल बाय पर्सन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, लिखो लिखो लिखो, अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट 29, सेक्शन नंबर 29। अब लिखो, अ बायर वुड एक्वायर अ वैलिड टाइटल, buyer would acquire a valid title to the goods, to the goods. A buyer would acquire valid title to the goods sold to him by seller, to the goods sold to him by seller who had obtained, sold to him by seller who had obtained possession of goods, who had obtained possession of goods under voidable contract. Provided that, provided that the contract not been resigned until the time of sale, provided that contract not been resigned until the time of sale। बहुत स्लो चल रहा है आज अपना। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिजाइंड, स्पेलिंग बोलू, रिजाइंड अंटिल द टाइम ऑफ सेल। नेक्स्ट लिखो, सेल बाय वन, ये जो है कैविएट एम्प्टर के एक्सेप्शन, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 7 मार्क के क्वेश्चन के लिए मार्क कर दो। कैविएट एम्प्टर के एक्सेप्शन है ना, सॉरी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के जो एक्सेप्शन है वो 7 मार्क के लिए एज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मार्क कर देना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखो, सेल बाय वन, सेल बाय वन हु हैज, नेक्स्ट मतलब नंबर 4, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स but continues in possession thereof, already sold the goods but continues in possession thereof, मत लिखो। पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 लिख लो जल्दी से, मर्ज करोगे तो चलेगा बट ठीक है अलग लिख लो। दिख रहा है स्क्रीन पे? साथ मर्ज मत करो, अलग ही लिखो। 4 एंड 5 अलग लिख लो। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपको ऑर्डर वाइज एग्जाम में आएगा, बट मेमोराइजिंग पर्पस के लिए अगर आप करो तो हाँ लिख, एग्जैक्टली कर सकते हो। लिखने को बोलू? जो नए बच्चे आए उनको पता है कि अपन ने सेक्शन की भी बुक बनाई हुई है अलग से? नहीं, सेक्शन की अपन एक छोटी सी, आपको जैसे भी 10-50 पेजेस की एक बुक बनाना है जिसमें एवरी यूनिट जो हम नोटबुक में सेक्शन लिखते हैं वहां पे आप लिस्ट करो, बट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट करो सो दैट आपको बाद में मेमोराइजिंग पर्पस के लिए बेटर रहेगा इसके लिए। थर्टी वन 32 पॉइंट नंबर 4 एंड 5 लिख लो।
हायर परचेज का केस याद है क्या? हम लोग क्या करते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसा देते हैं, ठीक है? लास्ट इंस्टॉलमेंट में ओनरशिप हमारी होती है। अगर पैसा नहीं दिया तो क्या बैंक सेल कर पाएगी गुड्स को, और बाय करने वाले को वैलिड टाइटल मिलेगा? यस, दैट इज द पॉइंट नंबर 5 का मीनिंग। या फिर आपने सिक्योरिटी रखा है, गिरवी रखा है, कुछ भी रखा है, वेस्टेड मतलब उसके साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सीए फाउंडेशन में ऐसा कुछ नहीं है, बट डेफिनेटली थोड़ा फर्क पड़ेगा। आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपका फॉर्मेटिंग है, आपके सेक्शंस का मतलब आपका राइटिंग है, उससे बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज इट्स अ थियरी पेपर। एखादा आंसर कोई 4 मार्क का है ऐसा ही लिख दे, और कोई प्रॉपर फॉर्मेट में लिखे, तो फॉर्मेट में लिखने वाले को 3 साढ़े 3 मार्क मिलने के चांसेस है। नहीं मिलते, कभी नहीं। नहीं, डोंट इवन एक्सपेक्ट, अनलेस एंड अनटिल बहुत ही मतलब ऐसा भारी वे में पेपर लिखा है। 8 में से 8, 7 में से 7, 6 में से 6, यू डोंट गेट दैट मार्क्स। क्या? नहीं, मेरे को भी नहीं मिलेगा। नहीं देते, पूरा फुल मार्क्स नहीं देते। सी, मैं बोलूं क्या, अगर आप ऐसा पोपट की तरह एखादा आंसर रट के गए, और आपको इन केस वो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में और आपने छाप दिया, विच शुड नॉट बी डन, मतलब ऐसा मैं ऐसा पढ़ाती भी नहीं हूँ, ना ही मैं रटवाती हूँ, बट अगर कर दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। बट जहाँ पे केस लॉ बेसिस जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे आपके प्रोविजन को तो मार्क्स होते ही है, बट अलोंग विद दैट आपके फैक्ट्स और कंक्लूजन को भी मार्क होते हैं, विच इज डिफरेंट इन एवरीबडीज केस। तो देन यू गेट मार्क्स। It is not at all compulsory that you should write as per the टेक्स्ट बुक, बिकॉज जो पेपर चेक करने वाले लोग होते हैं वो सीए नहीं होते, ठीक है? तो नॉट नेसेसरीली कि वो सीए हो, उनके पास एक पैटर्न आता है, दे आर वेल क्वालिफाइड, उनके पास एक पैटर्न आता है, वो वो देख के अगर तुम मैक्सिमम पैटर्न की तरह लिखो तो ज्यादा ही मार्क देंगे ना, उनके पास ऑप्शन नहीं होता है मार्क्स कट करने का। करेगा। अरे सामने वाला सीए नहीं मिलना चाहिए बाबा, कम से कम मार्क मिलेंगे आपको। 4th और 5th पॉइंट हो गया, इसके लिए मेरे से बातें कर रहे हो, ओके? पॉइंट नंबर 6, इफेक्ट ऑफ स्टॉपल। तू पीछे क्यों बैठ गई आज जाके? नहीं, आवाज अपनी बाहर डिस्टर्ब होता है, बाहर भी काफी सारे चालू है, और तुम लोग इतने शांत हो कि रिस्क नहीं ले सकते। पिछली बैच ऐसी कचाकच भरी हुई थी, फिर भी इतना नहीं था, तुम लोग उससे आधे होकर भी इतना कच 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 करते हो ना। वो तो मैं सबको याद रखती हूँ फॉर एवर, सच में। चलेगा। कि आपके जैसा मस्ती नहीं करना है। आज आपने डिसाइड ही कर लिया है मैम का टाइम कैसे अपन खाना है। और अभी भी वो एयरपोर्ट वाले किस्से में अटके हो, आज पता चला।
मैं इतने तुम लोग इतने स्मार्ट बच्चे हो, मैं स्मार्ट नहीं हूँ ना इतनी। और वो टाइम पे क्या है, आपकी बैच भी नहीं चल रही थी, तो मुझे ऐसा कोई मतलब वो बेस्ट गाइड करने वाला नहीं था ना कोई, पुरानी वाली प्रीवियस बैच थी, जून 24। हाँ। मेरे टाइम पे इट वाज आईपीसीसी। अभी एक थोड़े सालों में ये हुआ है इंटर का। नहीं मेरा क्या, तो मैं हूं ना। आई हैव कंप्लीटेड डीटीएल ना। काय का बाबा। दे सकती हूँ बट आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू न्यू रेगिम ना पूरा। कुछ खास नहीं। कुछ एक ट्रेनिंग रहेगा, वो जो अभी आपको बाद में आईटीटी वगैरह ट्रेनिंग रहेगा वो मेरा हो चुका है, बट एक एडवांस ट्रेनिंग रहेगा। आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप। अभी आप पहले मेरे टाइम पे आर्टिकलशिप बोलते थे, सीए फाउंडेशन को सीपीटी बोलते थे हम, देन सीपीटी आईपीसीसी और फाइनल। अभी फाउंडेशन जब से वो पूरा 200 मार्क्स का हो गया है, फाउंडेशन, एंटर और फाइनल ऐसा बोलते हैं। आर्टिकलशिप ही बोलते हैं, इंटर्नशिप आर्टिकलशिप जो भी है, बट देन अगर कोई देना चाहता हो तो उसको न्यू रेगिम में कन्वर्ट होना पड़ता है पूरे की पूरे। उसको तुम्हें भगा दूं और फिर दूं, मतलब तुम्हारी बैच कर दूं और फिर। अच्छा, ओके डन। साथ में तो नहीं फिर। चलो लिखो नेक्स्ट। फिर तुम लोगों का ऐसे रहेगा मैम के आगे पीछे, अरे यार किसको। मैं वो पॉसिबल थोड़ी होता है हेल्प करना, अपना खुद का ही पेपर कवर नहीं होता है। सेल्मा एनपढ़ से क्या लिखना है, अच्छा। द बायर एक्वायर वैलिड टाइटल टू द गुड्स एज अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर। अनपेड सेलर का पूरा की पूरा यूनिट अगला 4 है अपना। अनपेड सेलर यूनिट 4 का नाम ही अनपेड सेलर है, पूरा लॉन्ग डिस्कशन करेंगे। अभी आज ये यूनिट फाइंड अप कर लेंगे, तुम लोगों की बड़बड़ खत्म हुई तो। डमी, ड्यू टू सम रीजंस। टाइम पास की थी। फ्रॉम द स्टैंडर्ड 11th ओनली आई यूज्ड टू वर्क इन सीए का ऑफिस, मतलब अकाउंटिंग, टैक्सेशन, इनकम टैक्स था वो टाइम पे, सभी था, जीएसटी नहीं था मेरे टाइम पे, वैट था, एक्साइज था, वो था, जीएसटी बाद में इंट्रोड्यूस हुआ। क्या मजा आता था सीखने के, लर्निंग के पर्पज से, एवरीथिंग। दैट इज माय मतलब ऐसा पैशन। आई यूज टू टीच अन अकेडमी, पता है क्या प्लेटफॉर्म, सो आई टीच देयर ऑल्सो।
सो फेस टू फेस कोचिंग इंस्टीट्यूट कभी भी एनी वे इट इज बेस्ट. हाँ, डन हो गया है सब कुछ. ग्रेट. चलो, नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वही वही बातें इसमें बोलिए. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब एग्जीक्यूट होगा? व्हेन वी विल डिलीवर द गुड्स. जब गुड्स ट्रांसफर हो गए, जब ओनरशिप ट्रांसफर होगा, अलोंग विद दैट रिस्क ट्रांसफर होगी, पोजीशन ट्रांसफर होगा. अभी गुड्स ट्रांसफर करने के अलग अलग टाइप्स हैं. अगर हाथों हाथ आप पैसा देकर गुड्स, फोन ला इधर गौरव, फोन ला इधर. ये वही बोला इसके लिए, ये फिर से फोन इधर दे मेरे पास, मेरे को एंड्रॉइड फोन चाहिए था बहुत दिनों से. चल ना इधर फोन दे. क्लास में फोन क्यों? इतने इतने बिजी लोग हो क्या तुम लोग? कुछ अलग खुल गया तो तू देखते बैठ गया. अगर मेरे क्लास में कोई फोन, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, पिछले बैच को पूछो, 4-4 दिन तक फोन नहीं मिले हैं. लिटरली 4-4 दिन बच्चे ऐसे रोते आके, फोन दो हमारा, फोन पे सब काम है, पेमेंट फोन पे करना है. फिर बैठो ऐसे ही. आजकल फोन तो इंपॉर्टेंट हो गया, इसके लिए मैं अवॉइड करती हूँ. बट अगर मुझे इसके बाद किसी का फोन दिखा, ये जो वार्निंग है सिर्फ उसके लिए नहीं है, सबके लिए है. गुड्स को डिलीवर कैसे करेंगे? एक्चुअल मतलब क्या? फिजिकल ट्रांसफर ऑफ पोजेशन. पैसा दो, गुड्स ले जाओ. या सिंबॉलिक, आप गुड्स को ट्रांसफर मत को, लेकिन गुड्स के बिहाफ पे आइदर पेपर करो, डॉक्यूमेंट करो, कीज करो, कुछ भी करो. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स विदाउट ट्रांसफरिंग द, विदाउट चेंज इन पोजेशन, बट चेंज इन कस्टडी हो गया. गुड्स जहां थे वहीं पे हैं, बट क्या ओनर चेंज हो गया? हाँ, नहीं क्या? लैंड, लैंड या फिर गुड्स जो गोडाउन में है, लैंड का क्या? नहीं, लैंड लैंड सोगा में नहीं आएगा, प्रॉपर्टी में आएगा. मैंने एक एग्जांपल दिया था, गोडाउन में गुड्स पड़े हैं और वो गुड्स का एक केयर टेकर है मिस्टर छोटू, और उनका ओनर है मिस्टर XYZ. अभी मिस्टर ABC ने क्या किया, XYZ से गुड्स खरीद लिया. तो XYZ छोटू को क्या बोल रहा है, आज से ये गुड्स का ओनर कौन हुआ? मैं नहीं है, मिस्टर ABC है, छोटू नहीं, ABC है. तो अल्टीमेटली क्या कस्टडी में चेंज हुआ? क्या चेंज इन कस्टडी है? देयर इज नो चेंज इन कस्टडी, बट देयर इज चेंज इन पोजेशन, देयर इज चेंज इन ओनरशिप. कस्टडी मतलब जहां रखा है वहीं पे है, बस अभी किसी और के है. गोडाउन रेंट पे होगा. एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, गुड्स जहां है वहीं पे है, ओनर चेंज हो गया है. अभी कुछ टर्मिनोलॉजीज के मीनिंग बताती हूँ. डिलीवरी, डिलीवरी क्या, डिलीवरी का मतलब क्या होता है? गुड्स का क्या होता है? पोजेशन ट्रांसफर होता है, आइदर बाय एक्चुअल डिलीवरी, बाय सिंबॉलिक डिलीवरी, और बाय कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. देन इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी. अगर पार्ट डिलीवरी हो गई तो चलेगा? कैसे? सपोज बायर ने 100 kgs ऑफ व्हीट क्या किए थे, 100 kgs ऑफ व्हीट ऑर्डर किए थे, और सेलर की तरफ से आ गए 75 kg या उससे कम, तो ये पार्ट डिलीवरी हुई. बायर चाहो तो रिजेक्ट कर सकता है क्या? टेल मी. बायर ने 100 किलो गेहूं मांगे थे. अगर कोई येड़े दिमाग का बायर है, सन की बायर है, मैंने 100 किलो मांगे थे, आप 75 kg दे रहे हो, मुझे आज के आज चाहिए थे 100 kgs, अभी थोड़ी देर से भी नहीं, अभी चाहिए, जाओ मेरे को पूरा की पूरा कैंसिल करना है 100 kgs. हो सकता है, दैट इज पॉसिबल. या अगर बायर चाहो तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, या पेंडिंग लॉट वापस दे दो, कर सकता है. सो दैट इज पार्ट डिलीवरी. प्रॉपर्टी इन गुड्स passes to the buyer partly, that is part delivery. Buyer have two option, either to accept or to repudiate. कर सकता है, कोई नहीं. चेंज इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, या यस, या मे बी ऐसा कि बाबा सेलर के पास उतने अवेलेबिलिटी नहीं है, सेलर ने सोचा अभी 75 भिजवा देते, 25 किलो बाद में भिजवाएंगे, बट यहाँ पे बायर टेढ़ा निकला, पूरा की पूरा उसने वापस भिजवा दिया, हो सकता है. देन बायर टू अप्लाई
सेलर का एग्जैक्टली ही शुड डिस्क्लोज द फैक्ट्स। वैसे फैक्ट्स डिस्क्लोज करने की वैसे बात नहीं है, हाँ, बट ये बोलना चाहिए था, कन्वे करना चाहिए था कि सर आई हैव 75 केजीज ऑफ अवेलेबिलिटी। या फिर मे बी सेलर को ही पता नहीं है कि उसके गोडाउन में सिर्फ 75 किलो बचे हैं। मे बी हु, yes, seller will be liable to pay for the damages if buyer repudiate the contract, and if buyer accept the contract then no problem। बायर समझदार है, बोल रहे हैं ठीक है 25 किलो बाद में भिजवा दो, बोल सकता है, दैट इज ऑल्सो क्लेमिंग द, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डैमेजेस फॉर सेलर। बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, जो, टेल मी, जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं सेलर से लेकर बायर के लोकेशन तक पहुंचने के लिए, क्या वो किसके होते हैं सच में? ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आप क्या करते हो, इंक्लूसिव ऑफ डिलीवरी पे करते हो कि डिलीवरी के बाद में पे करते हो? जो प्राइस होता है, मतलब आपके जो प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है वो आता है ना, उसमें डिलीवरी चार्जेस इतना है, 40-50 रुपीज, कॉस्ट, प्रोडक्ट का कॉस्ट इतना है, टैक्सेस इतने, डिस्काउंट इतने। तो जनरली एक ऐसा रूल है कि अगर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है बायर और सेलर के बीच में कि तू सेलर तू बेयर करेगा, मैं बेयर करूंगा, ये एक्सप्रेस हुआ। अगर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है तो दैट विल बी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। बट इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सेलर एंड बायर अबाउट द expenses of delivery, then that should always be borne by seller, always be bear by seller। कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐसा है तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जाएंगे, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं है तो सेलर ने पैसा देके पहुंचाना चाहिए। प्लेस ऑफ डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होना चाहिए एज पर द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर? बायर बोल रहा है मेरे घर पे गुड्स भिजवा दे, घर पे भिजवा दे। अगर सेलर बोल रहा है यहाँ पे आके डिलीवरी ले जा, वहां पे आके डिलीवरी लेना पड़ेगा। ये जो प्लेस है क्या ये रीजनेबल प्लेस होना चाहिए? यस, रीजनेबल प्लेस होना चाहिए। टाइम ऑफ डिलीवरी, टाइम भी कैसा होना चाहिए, रीजनेबल टाइम होना चाहिए। नहीं तो अपन ने ऑर्डर किया था, अपने रात को एकदम 2:30-3 बजे बेल बज गई, डर के उठ गए, गुड्स आ गए। फ्लिपकार्ट का ऑर्डर आता है क्या रात में 2:30-3 बजे? जोमेटो का आ सकता है बिकॉज आपने ऑर्डर किया है, फ्लिपकार्ट का नहीं होगा क्योंकि उनके बिजनेस आवर्स रहता है 10 to 10 या कुछ रहता है। सो दैट शुड बी विद इन द रीजनेबल टाइम, बिजनेस आवर्स के बीच में। या जैसे अलग अलग जस्ट डायल है या बाकी किसी को फोन करते हो और आप 8 के 9 के बाद फोन ट्राई करते हो कनेक्ट करने का तो लगता नहीं है क्योंकि उनका बिजनेस आवर्स खत्म हो जाता है। या कोई आपको कंप्लेंट रजिस्टर करना होगा तो वहां पे आप करते हो फोन करने का ट्राई, मेल करते हो, फोन करने का ट्राई करते हो, तो आफ्टर सर्टेन टाइम उनका सॉफ्टवेयर रिप्लाई कर देता है कि वी आर क्लोज नाउ, वी विल रिवर्ट टुमारो। दैट मीन्स देयर बिजनेस आवर्स हैज बीन finished। Goods in the possession of third party, where the goods at the time of sale are in possession of the third person, there is no delivery until and unless the third person acknowledges to the buyer that he is holding goods on his behalf। ये सेलर है, सेलर ने क्या किया, बायर को, बायर को गुड्स क्या किए, बेचना है, बायर को गुड्स बेचना है। सेलर ने वही जो गुड्स है, ये गुड्स, ये गुड्स हैंड ओवर किए तेजा को। तेजा कौन हुई, तेजा इज अ थर्ड पर्सन। एक सेलर है और एक बायर है, कौन बोला तेजा डॉग है? हाँ, तो एक सेलर है और एक बायर है। सेलर ने क्या किया, तेजा को गुड्स दिए, जा बोले बायर को डिलीवर करके आ, बायर को ट्रांसफर करके आ। बायर को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बायर को कोई आइडिया नहीं है उसके गुड्स कैसे आ रहे हैं। तो जब तक अनलेस एंड अनटिल तेजा बायर को इन्फॉर्म करके, मतलब थर्ड पर्सन बायर को इन्फॉर्म करके ना बोले कि सर आई एम होल्डिंग गुड्स ऑन योर बिहाफ, आइदर सेलर ने बोलना चाहिए या फिर थर्ड पर्सन ने बोलना चाहिए सर आई एम होल्डिंग गुड्स ऑन योर बिहाफ, तब तक क्या माना जाएगा कि गुड्स का डिलीवरी हुआ है? तब तक ऐसा नहीं माना जाएगा कि गुड्स हैज बीन डिलीवर या फिर पोजेशन क्या हुआ है, सेलर से ट्रांसफर हुआ है। टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, जैसे विद इन बिजनेस आवर होना चाहिए तो टाइम भी कैसा होना चाहिए, रीजनेबल आवर मतलब बिजनेस आवर।
reasonable time, reasonable hour. Expenses of delivery is always borne by the seller unless otherwise agreed. एग्रीमेंट में अलग है तो जो होगा, जो एग्रीमेंट में है वैसा होगा. अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं हो तो दैट विल बी बेयर बाय द सेलर. अगर रॉन्ग क्वांटिटी की डिलीवरी है तो रॉन्ग क्वांटिटी मतलब एज आई सेड 100 केजीज हमने मंगाया था. 100 केजीज मंगाने के बाद 70 केजीज रिसीव हुआ. बायर विल हैव टू ऑप्शन, either completely reject the order or accept the order. ratify होगा या रिजेक्शन होगा. यस, बायर चाहो तो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है या चाहो तो एक्सेप्ट कर सकता है, नो प्रॉब्लम. अगर लेस क्वांटिटी आ जाए तो, लेस क्वांटिटी आ जाए तो और बायर ने एक्सेप्ट कर लिया तो रिमेनिंग क्वांटिटी सेलर क्या करेगा, सेल करेगा. अगर ज्यादा क्वांटिटी आ गई, 100 किलो मांगा था और 120 किलो आ गया, तो बायर क्या करेगा, 100 को एक्सेप्ट करके 20 को रिटर्न करेगा. मतलब कोई ऐसा एड़ाई बायर होगा, है ना. ज्यादा आ गया है गलती से तो रख लो ना. बट उनको पता चलता तो वो ज्यादा भेजते क्यों. अच्छा, भेजने के बाद पता चला तो आके काउंट करो और फिर ले जाओ जितना एक्स्ट्रा है. हमने तो 100 किलो ही मांगा था ना, हमने तो देखा थोड़ी. मतलब मैं आपको गलत नहीं सिखा रही हूँ. मैं एक प्रैक्टिकल सिनारियो बता रही हूँ कि क्या करते हैं आप. मतलब आपने 100 किलो, क्या चल रहा है गौरव तेरा, आपने 100 किलो गेहूं ऑर्डर की और 105 किलो आ गए, तो आप क्या करोगे, 5 किलो लेके जाके दे दोगे क्या वापस, साइड में रख दोगे. वो आया तो देंगे, नहीं तो अपन रख लेंगे. क्या करेगा हर्ष, क्या करेगा, ज्यादा आ गया रख लेगा. उसको लगा यू हैव पेड 500 रुपीज मे बी, इसके लिए. अच्छा, सो उसका ऐसा कंसेप्शन था कि बाबा तूने 500 रुपए दिए तो ले लिए. अच्छा हुआ सिया के साथ कोई था, नहीं तो सिया रख ले. सॉरी, अवनी अवनी. अच्छा हुआ अवनी के साथ कोई था, अवनी रख लेती थी नहीं तो. मेरे साथ हुआ था, पानी पूरी वाले ने, मतलब आई जस्ट हैड 1 प्लेट पानी पूरी एंड मैंने कुछ तो चिल्लर ही दिया था उनको, 20-30 रुपया कुछ दिया था. उसको ऐसा लगा कि मैंने 100 का नोट दिया है, तो बदले में ही गेव मी 50-60-70 रुपीज कुछ, बट मैंने दे दिया वापस. गरीब आदमी बेचारा, है ना. ये हो गई रॉन्ग क्वांटिटी. ए फोन दे इधर भूषण, फोन दे चल. तो नीचे क्या देख रहा है, जुए मार रहा है क्या, क्या कर रहा है. हाँ, रॉन्ग क्वांटिटी हो तो दीज आर द ऑप्शन अवेलेबल. एक मिनट, बट रॉन्ग मिक्सचर ऑफ गुड्स हो. आपने चावल मंगाए 50, आपने चावल मंगाए 5 किलो और शॉपकीपर ने चावल दाल दोनों दे दिए, बोले खिचड़ी बना लो इसका. चावल और दाल दोनों मिक्स करके दे दिए, मिक्सचर आ गया. अब क्या करें, अब तो रिटर्न. देन बायर विल हैव ऑप्शन टू repudiate the contract, return the goods. बोल सकता है, बट सेलर चाहो तो. यहाँ पे भी दो ऑप्शन अवेलेबल है, आइदर रिजेक्ट और एक्सेप्ट. बट जहाँ पे गुड्स का मिक्सचर हो, क्वांटिटी में प्रॉब्लम हो तो चलेगा. गुड्स का मिक्सचर हो तो कौन खाएगा, मतलब शक्कर में पत्ती मिक्स है, चाय बना लो. दाल में चावल मिक्स है, खिचड़ी बना लो. If they are inseparable, then buyer can repudiate whole contract. मनी क्या, मनी नहीं, डैमेजेस, पैसा तो दिया ही नहीं ना. इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज, क्या डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट हो सकता है. जैसे आपके घर मिल्क का पैकेट आता है, दूध, आपका दूध आता है, दूध का पैकेट आता है, जो भी है,
सो वो 30 दिनों का दूध का पैकेट एक दिन ही दे देते क्या आपको? रोज देते हैं इंस्टॉलमेंट में. सो देयर कैन बी इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, बट प्राइस आप एडवांस में दे देते हो, आइदर पहले बाद में पूरा. जयेश नहीं बोल रहा है. नाउ दैट विल डिपेंड अपॉन द केसेस, सर्कमस्टांसेस. देन है डिटोरिएशन ड्यूरिंग ट्रांजिट. अगर ट्रांजिट में गुड्स डिटोरिएट हो गया तो किसका लाइबिलिटी रहेगा? व्हेन द गुड्स आर डिलीवर एट डिस्टिंक्ट प्लेसेस, द लाइबिलिटी फॉर डिटोरिएशन necessarily incidental to in course of transit will fall on the buyer, though the seller agrees to deliver at his own risk. क्यों? क्योंकि as soon as the goods are handed over to the carrier, the risk will be transferred to the buyer. Now that will also depend upon circumstances, that will also depend upon the cases. जैसे कि अभी पेट्रोल अगर एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट होता है, क्या थोड़ा बहुत इवोपरेट होता है? 100 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो नॉमिनल डैमेजेस है. हाँ, तो थोड़ा बहुत इवोपरेट होता है तो नॉमिनल डैमेजेस कौन रहेगा? बायर को करना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज अनसेड, दैट इज इम्प्लाइड कि ये क्या होगा, नॉर्मली डैमेज होगा. बट अगर एबनॉर्मल डैमेजेस है, एबनॉर्मल डैमेजेस हो मतलब ट्रांजिट के डिले के वजह से, कैरियर एजेंट के डिले की वजह से गुड्स आपके खराब हो गए, डिटोरिएट हो गए, तो क्या बायर मानेगा? क्या बायर बोलेगा मेरे सारे गुड्स पेरिश हो गए, अभी देखे भी क्या फायदा डिलीवरी? बायर क्या करेगा? क्लेम करेगा. कहां से? इंश्योरेंस कंपनी से, है ना. कल ही डिस्कशन हुआ अपना. सोफा मंगवाया, उसका क्या इंश्योरेंस? इंश्योरेंस नहीं, पर डैमेजेस तो क्लेम कर पाएगा. जिसकी गलती है उसकी. कैरियर एजेंट, एक याद है मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, सेलर ने क्या किया है, कैरियर एजेंट को स्पेसिफिकली बोला है कि क्या कर, गुड्स का डिलीवरी एज अर्ली एज पॉसिबल देना है तो सीधे रास्ते से जाना. दो रास्ते हैं, और क्या कर लिया, वो जो कैरियर एजेंट है उसने घाई गड़बड़ी में आड़ा टेढ़ा रास्ता ले लिया, और आड़े टेढ़े रास्ते की वजह से गुड्स हो गए डैमेज. अब लाइबिलिटी किसका? लाइबिलिटी विल बी ऑफ कैरियर एजेंट. जिसका गलती है उसका लाइबिलिटी रहेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में. इसको एक्सप्रेस एग्रीमेंट रहने की भी जरूरत नहीं है. हाँ बोल. नेचुरल कैलेमिटी या एक्सीडेंट की वजह से, देन एक्सीडेंट या नेचुरल कैलेमिटी से हुए तो देन सेलर विल बी लाइबल ऑफ कोर्स. बायर खरीदेगा ही नहीं, बायर खरीदेगा ही नहीं, हु विल बी लाइबल? सेलर विल बी लाइबल. सेलर को उसको नया गुड्स लेके जाके देना पड़ेगा, बट जो डैमेज हुआ वो तो उसका ही ना. बायर्स राइट टू एग्जामाइन द गुड्स, अगर एज पर सैंपल है, एज पर डिस्क्रिप्शन है, तो क्या बायर को राइट होता है टू एग्जामाइन द लॉट विद द सैंपल? जो मैंने सैंपल दिखाया था सेलर को, क्या वो सैंपल से मैच कर रहे हैं? क्या अगर मैच कर रहे हैं तो ही मेरे घर पे लोड करो, नहीं तो वापस ले जाओ. बायर हैव राइट टू एग्जामाइन द गुड्स विद द सैंपल. यही वापस अपने इसके पॉइंट आ गए हैं. सेल ऑन अप्रूवल, एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू बी टेकन प्लेस व्हेन द बायर, मतलब हम कैसे मानेंगे कि बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है? कैसे मानेंगे? व्हेन द बायर इंटीमेट टू द सेलर दैट ही हैड एक्सेप्टेड द गुड्स. सेलर को इंटीमेट कर रहा है, कन्वे कर रहा है, सर वो जो गुड्स आपने भिजवाए थे मैंने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है. तो क्या माना जाएगा? सेल है. It will be assumed as if it is a sell. Secondly, buyer does any act of the goods which is inconsistent with the ownership of the seller. मतलब क्या? बायर ने वो गुड्स को सेल कर दिया, खा लिया, यूज कर लिया. सो जो इक्विवेलेंट टू ओनरशिप उसने अगर एक्शन लिया तो क्या माना जाएगा कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है. या फिर रिटेन द गुड्स आफ्टर लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम. जितना रीजनेबल टाइम है, जितने टाइम में गुड्स को उसको वापस रिटर्न करना चाहिए था, ही हैज केप्ट द गुड्स, he has kept the goods, so it will be assumed as if buyer has accepted the goods. क्या बोलता है सेक्शन 42? देन बायर इज नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स. आप ऑनलाइन अगर गुड्स खरीदी करते हो, जैसे अगर बायर ने गुड्स को रिजेक्ट किया तो वो गुड्स वापस वो सेलर को लेकर जाके देने के लिए लाइबल या बाउंड नहीं होता है. सेलर के आदमी को या सेलर को आना पड़ेगा और गुड्स को वापस, रिजेक्टेड गुड्स को लेकर जाना पड़ेगा. सो
अल्टीमेटली ऐसा है कि बाबा बायर इज नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स. रिजेक्ट कर दिया, फोन पे कन्वे कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया, सर आई हैव रिजेक्टेड द गुड्स, आई डोंट वांट टू परचेस, और उसने वो गुड्स को साइड में रख दिया, तो क्या करना पड़ेगा? सेलर को उसके लोगों को भेज के रिजेक्टेड गुड्स को वापस भिजवाना, वापस लेके जाना पड़ेगा. आप ऑनलाइन परचेस करते हो तो क्या फ्लिपकार्ट कंपनी को जाके आपकी कैंसिलेशन या कैंसिल प्रोडक्ट देके आते हो क्या? आप बस एक कैंसिलेशन ऑर्डर प्लेस करते हो, रिजेक्शन ऑर्डर प्लेस करते हो, और वो गुड्स को साइड में रख दोगे. साइड में रख दोगे, उनके आदमी, उनके लोग आके क्या गुड्स को लेकर जाते हैं टाइम से? हाँ. बट आपने अगर रिजेक्शन ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया और मन के मन में पकड़ा वो आएंगे वापस लेके जाएंगे, तो होगा क्या? नहीं. तो यहाँ पे ऐसा माना जाएगा कि रीजनेबल टाइम ऑफ रिटर्न हैज बीन ओवर एंड बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स. शर्ट वाला केस हुआ अपना सेल और रिटर्न बेसिस जैसा. या लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर निग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स. बायर मतलब आप इमेजिन करो, आप बायर हो, आप घर पे जाते जाते कुछ गुड्स का ऑर्डर देके गए, पिज्जा का ऑर्डर देके गए, बोले अभी ऑर्डर दे रहा हूँ, मतलब 40 मिनट में आ जाना चाहिए, मैं घर पे पहुंच रहा हूँ, भिजवा देना. तो आपने पिज्जा का ऑर्डर दिया और आप घर पे पहुंच गए, और घर पे पहुंच के जैसे ही फ्रेश वगैरह हो गए, घर पे जाने के बाद आपको समझा कि आपके मम्मी ने फेवरेट डिश बनाई है आपकी, तो आपको भूख लगी थी, आपने खा ली, आपको याद ही नहीं रहा कि आपने आते आते पिज्जा ऑर्डर किया था, वो कुछ टाइम में आ रहा है, तो पिज्जा आ गया एक 15 मिनट में घर पे. एंड नाउ आपने रिजेक्शन ऑर्डर तो डाला नहीं, भूल गए, कुछ भी नहीं किया. नाउ आप क्या कर रहे हो? डिलीवरी लेने से इनकार कर रहे हो, यू आर निग्लेक्टिंग द डिलीवरी. तो क्या कर सकते हो? कर सकते हो, बायर कैन नॉट निग्लेक्ट द और रिफ्यूज द डिलीवरी ऑफ द गुड्स. अगर ऐसा किया बायर ने तो क्या करना पड़ेगा? उसको डैमेजेस भरना पड़ेगा. डन, वी आर डन विद द यूनिट. किसको कोई डाउट है? चलो वी विल सॉल्व. प्रॉपर्टी इन द गुड्स मीन्स, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ओनरशिप की, पोजेशन की, कस्टडी. ओनरशिप. एक मिनट, क्या कौन बोला बोथ ए एंड सी? प्रॉपर्टी मतलब क्या? यहाँ पे टाइटल होता तो मैं बोथ ए एंड सी बोल सकती थी, बट सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होना मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होता. बेलमेंट के केस में भी तो पोजेशन ट्रांसफर होता है. क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई? हायर परचेस में भी होता है, प्लेज में भी होता है. सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, नॉट द पोजेशन. सो बी विल बी आंसर. ऐसा जरूरी नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में देखो, विदाउट चेंज इन कस्टडी देर इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सो देर इज नो चेंज इन कस्टडी. इट इज नॉट रिक्वायर कि कस्टडी में चेंज हो. ये तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है ना. क्या होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मीनिंग? डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन विदाउट चेंज इन कस्टडी. डिलीवरी तो है लेकिन कस्टडी नहीं है. कस्टडी मतलब आ, इसके ताबे में, इसके ताबे में गुड्स है, इसके पास गुड्स है, दैट इज कस्टडी. पोजेशन, कस्टडी जो है, यस, लोकेशन के लिए, प्लेस के लिए यूज किया जाता है कि ये गोडाउन में है तो ये गोडाउन का जो ओनर है उसके कस्टडी में गुड्स है. नंबर 2 देखो, रीड करो. इधर सामने बोर्ड है, आजू बाजू एक दूसरे के पास मत देखो. अप्रूवल, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? एक्सेप्ट द गुड्स होगी, adopt the transaction, fail to return, yes. So in all the cases ownership will be transferred to the buyer. Okay. Number 3, मुझे सब चाहिए रीड करते हुए. अथर्व इधर देख, बोर्ड पे. हैंड ओवर द कीज ऑफ वेयर हाउस कंटेनिंग द गुड्स टू द बायर. पक्का? तुम सिर्फ कीज को सिंबल मत समझो, पेपर भी होता है, डॉग सर्टिफिकेट भी होता है, आरआर भी हो सकता है. तो वेयरहाउस कंटेनिंग गुड्स है मतलब क्या कस्टडी में चेंज है? नहीं. आप कीज को कंसीडर मत करो, सिर्फ की मतलब सिंबल नहीं है, ये जस्ट एक बोला है, की दे दी है, पर गुड्स की कस्टडी कहाँ पे है? वेयर हाउस में.
So that would be considered as constructive and not symbolic. Number 4, समझाती हूँ. कार का कंस्ट्रक्टिव है, कार का पोजेशन ट्रांसफर हुआ, पोजेशन ट्रांसफर हुआ, हुआ. कस्टडी, सी सिंबॉलिक का मतलब है गुड्स को डिलीवर किया है. इसके प्रूफ में एक सिंबल देना कि हमने गुड्स को डिलीवर किया. क्या गुड्स को रियल में डिलीवर किया है? हाँ किया है ना. बस कार उठा के नहीं दे सकते, इसके लिए कार का की दिया है. कार तो बायर लेके ही जा रहा है, कस्टडी में भी चेंज हुआ, दैट इज सिंबॉलिक. बट कंस्ट्रक्टिव में जो बायर है वो क्या गुड्स उठा के लेकर जा रहा है क्या? वहीं पे रख रहा है, वहीं से डील कर रहा है. दैट इज वाई देर इज नो चेंज इन कस्टडी बट देर इज चेंज इन ओनरशिप. ये दिमाग में रखो. हाँ, नेक्स्ट क्या है आंसर? A sell B 100 bag of wheat lying in C's warehouse. Okay. A order to C. A orders to C to deliver that wheat to B. C agree to hold 100 kg on behalf of B. Makes the necessary entry. अच्छा, वेयर हाउस किसका है? वेयर हाउस का ओनर सी मान सकते हैं, केयर टेकर ओनर है. किसने किसको गुड्स बेचे? ए ने बी को गुड्स बेचे. बी मतलब अपना बायर हो गया, बी फॉर बायर. कितने बेचे? 100. 100 100 बैग्स ऑफ व्हीट. ये 100 बैग्स ऑफ व्हीट है, कहाँ पड़े थे? दे वर लाइंग इन सीज वेयर हाउस. इधर पड़े थे सी के वेयर हाउस में. ओके. ए ऑर्डर्स टू सी. ए ने सी को ऑर्डर डाला. अभी वो केयर टेकर है वेयर हाउस का, तो उसको ये ऑर्डर डाला. क्या ऑर्डर दिया? ये जो गुड्स है किसको डिलीवर कर दे? बी को डिलीवर कर दे बोले. सी एग्रीज टू होल्ड 100 बैग्स ऑन बिहाफ ऑफ बी. सी ने बोला ठीक है चलो, मैं जो आपके बिहाफ पे 100 बैग्स होल्ड कर रहा था ना, अब क्या करता हूँ, बी के बिहाफ पे होल्ड कर लूंगा एंड मेक द नेसेसरी एंट्री. बुक में एंट्री कर दी, ओनर को बदल दिया. अब क्या? वेरी सिंपल. हाँ, नंबर 5, सिलेक्शन ऑफ गुड्स विथ इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम in performance of the contract with the mutual consent of the seller and buyer, that is appropriation of goods. Number 6, डिस्ट्रीब्यूशन, अमोर्टाइजेशन और अप्रोप्रिएशन. ये तीनों कंसेप्ट डिटेल में अनपेड सेलर में आएंगे, इसके लिए मैंने स्टार मार्क करके रखा. इन केस ना भी समझे, अनपेड सेलर मतलब नेक्स्ट यूनिट, ना भी समझे आपको तो भी कोई बात नहीं, डिटेल में पढ़ेंगे. नंबर नेक्स्ट देखो. In contract of sales of goods, if the seller is not owner, then the title of buyer shall be. इसका आंसर ए है. किसका आंसर ए है? आई आस्क्ड. ए. किसको लगता है बी? किसको लगता है सी? किसको लगता है डी? बायर ने गुड फेथ में बाय किए रहेंगे ना, तो क्या बायर को वैलिड टाइटल मिलेगा? ऑफ कोर्स दैट विल बी बेटर देन द सेलर. सेलर हैज नो टाइटल. Seller has no title but buyer will get valid title because he is unaware of the fact. पीछे क्या हुआ है? क्या? रिस्क ट्रांसफर होती है ना ओनरशिप के साथ, इसके लिए आई कुड नॉट टेक द रिस्क. वन कैन नॉट गिव व्हाट ही डज नॉट हैव. डिस्कशन मत करो इधर, उसको उठाओ. शिवम के पीछे हर्ष, उठ जा. और सब लोग शांति से क्वेश्चन सॉल्व करो, सबसे आंसर एक्सपेक्टेड है. नंबर 8,
किसमें बी दिख रहा है? बी दैट ऑफ द सेम एज द सेलर. आंसर इज सी. आंसर इज सी. मॉड्यूल में आंसर आप हर आंसर को मॉड्यूल के साथ क्रॉस चेक मत करो. मैं से इतने सारे क्वेश्चन बता देती हूँ जो आंसर रॉन्ग है, जिसके आंसर रॉन्ग है एमसीक्यूज के. मॉड्यूल के साथ कंपेयर मत करो. एग्जाम में आपको एमसीक्यू नहीं आने वाला है. एमसीक्यू जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस. लॉ में देर इज नो एमसीक्यू. एमसीक्यू का बहुत गड़बड़ आपका हो चुका है इसमें. और आपको कोई राइट नहीं वहां पे आंसर आप क्रॉस चेक करो. मैं आंसर देती हूँ ना बराबर, उसको कंसीडर करो. इनफैक्ट मैं जो बोल रही हूँ उसको टिक मार्क कर लो. 6 का आंसर इज सी. टेल मी बी सेम दैट ऑफ द सेलर क्यों होगा रे? सेलर अगर चोरी का माल सेल कर रहा है, सेलर के पास कोई टाइटल है क्या? सेलर हैज नो टाइटल. बट अगर बायर ने उसके पास से बाय किया है गुड्स, बायर ने उसके पास से गुड्स अगर बाय किया है, तो क्या वो जेन्युइनली गुड फेथ में बाय किया है? उसको कुछ आइडिया होगा क्या? देन ही विल गेट अ वैलिड टाइटल. ही विल हैव टाइटल बेटर देन द सेलर बिकॉज ऑफ द जेन्युइन ट्रांजेक्शन. सेलर के पास टाइटल ही नहीं है, मतलब ऑफकोर्स बायर विल गेट अ बेटर टाइटल. हाँ, चलो इसका नंबर 8. द गुड्स आर रिस्क ऑफ द पार्टी हु हैज ओनरशिप बिकॉज रिस्क ट्रांसफर विथ ओनरशिप. नंबर 9. लेस क्वांटिटी. क्या करें? एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट करें? क्या करना चाहिए? कुछ भी कर सकते हैं. वी हैव बोथ द ऑप्शंस. वी कैन एक्सरसाइज बोथ. अप्रोप्रिएशन वी विल कीप इट. नंबर 11 देखो. ट्रू कौन सा है बोलना है? डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट. Buyer is bound to accept the installment deliveries only if agreed between the parties. Agreed नहीं है तो क्या buyer reject करेगा? कर सकता है. Delivery can't be in installment, ऐसा कुछ हो सकता है? Not possible. चलो सी. क्या लिखना बचा? ओके ओके ओके. चलो लिखना चालू कर दो. छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज है, उसका मीनिंग लिखना है अपने को. परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. लिखना चालू कर दो बिना बड़बड़ किए. यस.
डन। डिलीवरी का सेक्शन लिखना है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 2 डिलीवरी का सेक्शन याद भी रखना है, डेफिनेशन रहता है इसके लिए। मत लिखो। कॉन्करेंट मतलब सेलर तभी गुड्स देगा जब बायर पे करेगा, या फिर बायर तभी पे करेगा जब सेलर गुड्स देगा। कॉन्करेंट लाइंस मैथ्स में होगा ना, पैरेलल लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस, कॉन्कर अच्छा, साइमल्टेनियसली वी कैन से। इट्स ट्यूसडे ना टुडे। 10 मिनट में लिखने का टारगेट है, उसके बाद नो क्वेश्चंस। I will leave you, question will not leave you until your exam is done. अभी ये जो टर्मिनोलॉजीज है इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वही लिखवाती हूँ। जिसका इतना हो गया हेडलाइन डाल दो, रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी। जिसका इतना हो गया हेडलाइन डाल दो, रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। शांति रखो जरा, शांति। शांति नहीं होगी तो लेके आओ कहीं से। बोलो, आजू बाजू से देख लो। रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी का जो मीनिंग लिखा 2 वो लिखो। अभी उसके कुछ रूल्स है, लिख लो। एक एक लाइन में डिक्टेट करती हूँ। रूल नंबर 1, कुछ नहीं, मीनिंग्स लिखना है। डिलीवरी, नहीं मैं डिक्टेट कर रही हूँ, लिखो डिलीवरी। डिलीवरी इज समथिंग, डिलीवरी इज समथिंग which has, delivery is something which has effect of putting goods, which has effects of putting goods in possession of buyer, in possession of buyer,
सेकेंड नंबर लिखो इफेक्ट्स ऑफ पार्ट डिलीवरी. इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी. It has same effect. It has same effect as that of the full. It has same effect as that of the full. As that of the full. But buyer as that of the full delivery. As that of the full delivery. But buyer have option. But buyer have option either to accept the goods or reject the goods. Option either to accept the goods or reject the goods. Number next लिखो buyer to apply for delivery. Buyer to apply for delivery. Number 3, buyer to apply for delivery. The seller of goods, लिख Shivam. The seller of goods is not bound to deliver. The seller of goods is not bound to deliver until buyer applies for it. Until buyer applies for it. लिख वैष्णवी. Until buyer applies for it. रंजना, रंजना ही ना, समझ रहा है कि सर के ऊपर जा रहा है. धीरे धीरे समझेगा. कुछ डाउट हो तो पूछा करो. क्लास होने के बाद मेरे पास आओ, मैं एक्सप्लेन करूंगी कैसे करना है प्रीवियस पेंडिंग, है ना. नेक्स्ट लिखो प्लेस ऑफ डिलीवरी. प्लेस ऑफ डिलीवरी. उसमें लिखो गुड्स सोल्ड टू बी डिलीवर्ड एट. गुड्स सोल्ड टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस at which they at which they at the time of sale. टाइम ऑफ सेल मतलब ही एग्रीड अपॉन. मतलब सेल के टाइम पे गुड जहां पे थे वो क्या हो गई प्लेस ऑफ डिलीवरी, मतलब दुकान, गोडाउन. टाइम ऑफ डिलीवरी नेक्स्ट पॉइंट. टाइम ऑफ डिलीवरी नेक्स्ट पॉइंट. तो एज पर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. टाइम ऑफ डिलीवरी लिखो. उसमें लिखो सेलर इज बाउंड टू सेंड गुड्स. सेलर इज टाइम ऑफ डिलीवरी. सेलर इज बाउंड टू सेल गुड्स विद इन रीजनेबल टाइम. Seller is bound to sell goods within reasonable time. Next point कितना, number 6. Goods in possession of third party. Number 6. Goods in possession of third party. लिखो there is no delivery. There is no delivery unless and until. There is no delivery unless and until third person. There is no delivery unless and until third person acknowledges to the buyer. Acknowledges to the buyer that he is holding goods in his behalf. That he is holding goods in his behalf. Buyer के behalf पे. On buyer's behalf. Time. तो जब तक सी बायर को बोलेगा नहीं तब तक बायर को क्या ही पता चलेगा. जब तक सी बायर को नहीं बोलता है कि सर आई एम होल्डिंग गुड्स ऑन योर बिहाफ, तब तक क्या गुड्स ट्रांसफर्ड माने जाएंगे क्या? तब तक ट्रांसफर्ड नहीं माने जाएंगे. और ट्रांसफर्ड नहीं माने गए मतलब लाइबिलिटी किसका? तब तक तो सेलर का ही. नेक्स्ट लिखो टाइम ऑफ डिलीवरी.
टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, टेंडर मतलब लॉट, क्यों अलग दिया क्या पता, लिख दिया क्या? टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी लिख दो, दैट शुड बी मेड विद इन रीजनेबल आवर अनलेस अदरवाइज एग्रीड, डिलीवरी शुड बी मेड विद इन, डिलीवरी शुड बी मेड विद इन रीजनेबल आवर अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अनलेस अदरवाइज का एग्रीड मतलब का मतलब होता है अगर एग्री किया है तो वैसे, नहीं तो फिर रीजनेबल आवर, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। देन है एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी, देन लिखो एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी, एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी के आगे लिखो दैट शुड बी बॉर्न बाय सेलर अनलेस अदरवाइज एग्रीड, दैट शुड बी बॉर्न बाय सेलर, बाद में लिखो अनलेस अदरवाइज एग्रीड, बोलो। बॉर्न मतलब बेयर किया, झेला, भरपाई करना, कंपेंसेट करना, और क्या सब्सटीट्यूट है, बस। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग आइटम, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग आइटम इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये नेक्स्ट पॉइंट लिखो डिलीवरी ऑफ रॉन्ग आइटम, इसमें ये ग्राफ डाल लो, सिंपल है एग्जाम्पल के साथ, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, रॉन्ग क्वांटिटी सेक्शन 37 सबसेक्शन 1, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, ये वाला ग्राफ लिख दो, एक्सेप्ट करेगा रिजेक्ट करेगा क्या नहीं करेगा, नकुल समझ रहा है, पिछले लेक्चर्स देख रहा है क्या, शुरू किया देखना, क्या नहीं किया, अच्छा एक्सेस नहीं मिला, एक्सेस मिला नहीं कि मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब जो भी डिसाइड हुई है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट वो प्राइस, इतना टाइम रॉन्ग क्वांटिटी लिखने को, रॉन्ग क्वांटिटी का सेक्शन भी लिखो, सेक्शन 37 सबसेक्शन 1, अपने ग्रुप में रंजना को ऐड कर दो, रंजना उन्नति को नंबर दे देना, रेड टी शर्ट, हाँ, शी विल आइदर ऐड यू और सेंड यू लिंक, नेक्स्ट लिखो नंबर 10 इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज, नंबर 10 लिखो इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, क्या बोला, बोल रही हूँ ना, इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज में लिखो अनलेस अदरवाइज एग्रीड, द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट, unless otherwise agreed, the buyer is not bound to accept delivery in installments.
डिलीवरी टू कैरियर 11. Unless otherwise agreed, the buyer is not bound to accept delivery in installment. 11 लिखो डिलीवरी टू कैरियर. छोटे छोटे टर्म से पता होने चाहिए. डिलीवरी टू कैरियर में लिखो इट इज डीम इट इज डीम टू बी it is deemed to be delivery to the buyer, comma unless otherwise agreed. It is deemed to be delivery to the buyer, comma unless otherwise agreed. नेक्स्ट लिखो डिटोरिएशन ड्यूरिंग ट्रांजिट. नेक्स्ट नंबर 12 है क्या? डिटोरिएशन ड्यूरिंग ट्रांजिट. When the goods are delivered at different places, when the goods are delivered at different places, the liability for deterioration, when goods are delivered at different places, the liability for deterioration fall on buyer, fall on the buyer. Liability for deterioration fall on the buyer, falls on the buyer, comma unless otherwise agreed. Liability for deterioration falls on buyer unless otherwise agreed. जैसा कॉन्ट्रैक्ट में बताया, एक तो वो बायर के ऊपर होगा और कॉन्ट्रैक्ट में बताया सेलर के ऊपर, तो सेलर के ऊपर प्रिवेल किसको करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट को. इफ मेंशन नहीं है तो देन बायर, इफ इट इज मेंशन देन अकॉर्डिंग टू द मेंशन्ड वन. नेक्स्ट लिखो 11 बायर्स राइट टू एग्जामाइन द गुड्स. 13 बायर्स राइट टू एग्जामाइन द गुड्स. बायर्स राइट टू एग्जामाइन द गुड्स में लिखो सेलर शुड गिव. बायर्स राइट टू एग्जामाइन द गुड्स में लिखो सेलर शुड गिव बायर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामाइनिंग द गुड्स. जैसे एग्जामाइनिंग द बल्क विथ सैंपल, वही बायर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामाइनिंग द गुड्स. ये इतने टर्म्स हो गए. अभी स्टार मार्क करके न्यू पॉइंट लिखो रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी. उसके 3 पॉइंट्स लिखना है अपने को. रूल्स रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी, उसमें लिखो एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू बी टेक्स प्लेस व्हेन बायर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी. रूल्स रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी सेक्शन 42, उसके 3 सब पॉइंट्स लिखना है. अभी इसके आगे मैं पूरा हाईलाइट ही कर देती हूँ, आपको क्या क्या लिखना है वो बता देती हूँ. ये स्टार मार्क और इसके 3 पॉइंट्स, देन दैट इज अनदर न्यू पॉइंट. एक्चुअली 43 44 सेक्शन मुझे डिक्टेट करना होगा, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है. आप सेक्शन 42 होने के बाद 43 का बस हेडलाइन लिख के रखो. आई विल डिक्टेट दैट. बायर नॉट बाउंड टू रिजेक्ट रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स लिख के रखो. आई विल डिक्टेट.
ए बी सी 3 पॉइंट्स हो गए. ठीक है, लिखो. यहाँ से ये भी समझ में आता है कौन लिखता है कौन नहीं लिखता है. तुम लोग ऐसे मत समझना. कभी गलती से नोटबुक मांगी और इनकम्प्लीट लगी तो तुम गए काम में से. Retain the goods after the lapse of reasonable time. Retain the goods after the lapse of reasonable time without intimating to the seller. मतलब without giving notice to the seller about rejection. Without intimating to seller about rejection. ऐसा लिख दो. Then 43 वाला headline लिख के रखा. Buyer is not bound to return the goods. हाईलाइट ही कर दूं क्या? ठीक है, लिखो. अनलेस अदरवाइज एग्रीड. 43 सेक्शन बता रही हूँ मैं अभी. अनलेस अदरवाइज एग्रीड. अनलेस अदरवाइज एग्रीड वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर. Unless otherwise agreed, comma, when the goods are delivered to the buyer. When the goods are delivered to the buyer and he refused to accept them. And he refused to accept them. He is not bound to return to the. He is not bound to return them to the seller. नेक्स्ट स्टार मार्क करके पॉइंट लिखो. 44 सेक्शन. हेडलाइन लिख के रख दो. क्वेश्चन यहाँ पे एक आधा सॉल्व करोगे कि होमवर्क को दूं? करोगे? कल फिर मैं इंडिविजुअली एक एक का होमवर्क चेक कर लूंगी. आई विल गिव 5 क्वेश्चंस फॉर होमवर्क. अच्छा 4. ठीक है. फाइनल 3 क्वेश्चंस फॉर होमवर्क. अभी 3 में भी क्या बार्गेनिंग कर रहे हो? 5 से 3 पे आ गई मैं. फिर 2 से 1 फिर बोलोगे होमवर्क ही दो मत. कोई बात नहीं. टेस्ट सीरीज की अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो. सोगा का यूनिट रिवाइज करके 3 क्वेश्चन सॉल्व करो. 3 क्वेश्चन कुछ नहीं. एक क्वेश्चन को 5 से 10 मिनट. टोटल आधा घंटा तो दोगे कि नहीं लॉ को? हाफ एन आवर. 3 क्वेश्चन. आप पूरा रिवाइज करके 3 क्वेश्चन भी कर लोगे. कोई बात नहीं, कर लेना पढ़ाई. आधा घंटा. जस्ट हाफ एन आवर फॉर लॉ एंड रिमेनिंग टोटल टाइम फॉर टेस्ट. सेक्शन 44 कोट कर लिया. लिखो. व्हेन द सेलर इज रेडी. सेक्शन 44 हेडलाइन डाल दो. कोट कर लो. फिर मैं एक्सप्लेनेशन दिखती हूँ. व्हेन द सेलर इज रेडी. व्हेन द सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स. And buyer within reasonable time does not accept the goods. Buyer within reasonable time does not accept the goods. Then buyer is liable to seller. Then buyer is liable to seller
फॉर एनी लॉस क्या था? डज नॉट accept the goods, then a buyer is liable to the seller for any loss. Buyer is liable to seller for any loss caused by his negligence. For any loss caused by his negligence. मैं सर्कल कर रही हूँ अपने वाले होमवर्क 2, 3 and 5 will be your homework question. Question 2 is for 8 marks, 3 is for 6 marks and consider 5 is for 6 marks. क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑल्सो होमवर्क, बट जो तुमको कल नहीं दिखाना है. कल के लिए कौन सा होमवर्क है? 2, 3, 5. 4 हमने ऑलरेडी कर लिया. आगे मार्क्स भी लिख लेना. 2 है 8 मार्क के लिए, वैसे सॉल्व करना है आपको. 3 और 5 है 6 मार्क के लिए, वैसे सॉल्व करना है आपको. ऐसा जरूरी नहीं क्वेश्चन का साइज देख के मार्क डिसाइड करें. कभी कभी ये 1 लाइन क्वेश्चन भी 10 मार्क का होता है. सुनो सुनो, कल का होमवर्क सुन लिया, परसों का कौन सुनेगा? ठीक है. देखो मैं कितना तुम लोगों का फेवर में सुनती हूँ. क्योंकि तब आप लोग भी अच्छे से सुनते हो ना. ऑनलाइन वालों को होमवर्क पता चल गया क्या? वो ऑनलाइन वाली आर्या नहीं आई. सुयांश और प्रेरणा ग्रुप पे अपने होमवर्क के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे. ठीक है. 2, 3, 5 एंड फोर्थ वॉज यस्टरडेज होमवर्क. सुयांश और प्रेरणा, मुझे जो कल का फोर्थ वाला कल का होमवर्क था उसका आंसर चाहिए. पीडीएफ सेंड कर दो मेरे को पर्सनली. यू हैव माय नंबर ऑन आवर ग्रुप, इन आवर ग्रुप. कल वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसका आंसर मुझे भेजो. आई विल पर्सनली चेक.